हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अगर आपको अपनी क्लास के नोट्स चाहिए हो, कंप्लीट नोट्स, और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी डाउनलोड कर लीजिए शिवम क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से और सब कुछ फ्री के अंदर एंजॉय कीजिए। आज हम जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है गति, इंग्लिश में बोले तो मोशन। वो क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे नोट्स हैं, ये ऐप के अंदर आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो आप तुरंत ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो देखिए गति क्या होती है। सबसे पहले गति की परिभाषा देखिए कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु एक है और ये कोई वस्तु है दो। अगर ये 1 घंटे के बाद यहां पर पहुंच जाती है, फिर अगले 1 घंटे में यहां पर, अगले 1 घंटे में यहां पर, तो ये क्या कर रही है, ये वाली वस्तु इस वस्तु की तुलना के अंदर क्या कर रही है, दूर जा रही है। तो इसका मतलब जो वस्तु दो है ये क्या कर रही है, ये कर रही है गति। अब हमने इसको परिभाषित किया गया, कैसे किया, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की तुलना के अंदर समय के सापेक्ष अपनी स्थिति के अंदर परिवर्तन करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गतिशील वस्तु। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गति। हमारे आसपास गतिशील वस्तुओं के बहुत से उदाहरण हैं। अब उदाहरण की बात करते हैं कि उदाहरण दीजिए कि कोई वस्तु गतिशील है, जैसे उड़ते हुए पक्षी। अगर पक्षी उड़ रहा है, हम यहां से खड़े खड़े देख रहे हैं, तो वो कुछ समय पहले यहां पर होगा, फिर थोड़ी देर समय यहां पर होगा, यानी कि वो समय के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अपनी स्थिति के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कार की गति। अगर कोई कार, अगर हम उसको देखेंगे तो वो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहेगा अगर वो चालू अवस्था में है, यानी कि गति कर रहा है। तो इसलिए ये देखिए हमने क्या बोला है, कार की गति, यानी कि कार चलती हुई अवस्था में होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये क्या कर रही है, गति कर रही है। फिर आती है धमनी और शिराओं में रक्त की गति। जो धमनी और शिरा होती है उसके अंदर अगर खून जैसे फ्लो होता है, तो पहले यहां से स्टार्ट होता है खून मान लेते हैं, और यहां पर अगर उसमें फ्लो हो रहा है, उसमें बह रहा है, तो जो खून है वो क्या कर रहा है, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद में घूमेगा पूरे शरीर के अंदर, फिर वापस से यहां पर आ जाएगा। तो समय के सापेक्ष क्या कर रहा है, ये अपनी स्थिति के अंदर परिवर्तन कर रहा है। और दौड़ते हुए बालक, अगर कोई बालक दौड़ रहे हैं तो उनमें भी समय के सापेक्ष क्या होगा, उनकी स्थिति के अंदर परिवर्तन होगा। फिर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन किसे कहते हैं। देखिए कोई भी जो वस्तु होती है, कोई भी वस्तु जो होती है वो स्थिर अवस्था के अंदर है या गतिशील अवस्था के अंदर है, हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, जैसे मैं बोलूं कि मैं गति कर रहा हूं, लेकिन किसके सापेक्ष, अगर जैसे मैं और मेरा दोस्त दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं, जैसे कार मान लीजिए, ये मेरे फ्रेंड की कार है और ये मेरी कार है, हम इस दिशा के अंदर गति कर रहे हैं, ये भी 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गति कर रहा है और मैं भी 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गति कर रहा हूं। तो जब हम एक दूसरे को देखेंगे तो हमारी जो कार है वो बिल्कुल इस प्रकार से चलती हुई दिखेगी, यानी कि मेरे सापेक्ष वो स्थिर अवस्था में है और उसके सापेक्ष मैं स्थिर अवस्था में हूं। अगर समान वेग से गति कर रहे हैं तो दोनों की स्थिति अगर समय के सापेक्ष देखेंगे तो दोनों इस प्रकार से महसूस होंगे कि ये तो गति नहीं कर रहे हैं। जैसे ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं और आपका फ्रेंड भी बैठा है, ट्रेन चल रही है, तो आपकी तुलना के अंदर आपका दोस्त गति नहीं कर रहा और आपके दोस्त की तुलना में आप गति नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई आदमी बाहर खड़ा है और आपकी ट्रेन चल रही है तो उसकी तुलना में आप भी गति कर रहे हैं और आपका दोस्त भी गति कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि समय के सापेक्ष जब वो आपकी स्थिति देखेगा तो आप यहां पर मिलोगे, फिर थोड़ी देर बाद में यहां पर, तो इस प्रकार से आप जाते हुए महसूस होंगे। तो ये हम जहां पर बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी बात की ट्रेन की, कि अगर कोई आदमी बाहर खड़ा है और आपके ट्रेन को देख रहा है, तो ये वाला जो बाहर खड़ा है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, या जिसके सापेक्ष हम बात कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे मूल बिंदु। यानी कि हम किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं,
तो देखिए, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। अगर हम ट्रेन के अंदर हम दोनों ही दोस्त बैठे रहते तो हम बोलते कि नहीं भाई, अपने तो गति कर ही नहीं रहे, अपने तो दोनों स्थिर अवस्था के अंदर बैठे हैं। लेकिन अगर कोई बाहर आदमी खड़ा है, वो आपको बताएगा कि आप गति कर रहे हो, और वो आपको स्पीड भी बता सकता है कि आप कितनी स्पीड से गति कर रहे हो। आप एक दूसरे की तुलना में तो स्पीड जो गति है वो नहीं कर रहे, लेकिन बाहर अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसकी तुलना में आप गति कर रहे हो। तो यहाँ पर जो आप बाहर जो आदमी खड़ा है वो क्या है, वो है निर्देश बिंदु, यानी कि जिसके सापेक्ष हम बात कर रहे हैं कि उस वस्तु की स्थिति क्या है, वो गति कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे उदाहरण देखिए, कोई आम बोलचाल की भाषा में कहता है कि इस चौराहे से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर दूर है। आपको कोई पूछे कि रेलवे स्टेशन कहां पर है या रेलवे स्टेशन कितना दूर है, वो डिपेंड करता है ना कि वो कहां से पूछ रहा है। ये बता रहे, जैसे मान ले चौराहे से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर है, तो ये चौराहा जो बता रहा है कि ये चौराहा है और इससे 20 किलोमीटर दूर है। ये कितना है, 20 किलोमीटर, और ये क्या है, चौराहा, और ये क्या है, रेलवे स्टेशन। तो हम जिसकी तुलना के अंदर किसी वस्तु की स्थिति की बात कर रहे हैं, यानी कि ये चौराहा जो है, ये क्या हो गया, ये हो गया मूल बिंदु। यानी कि वह बिंदु या वह वस्तु जिसकी तुलना के अंदर किसी वस्तु की स्थिति को बताया जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो यहाँ जो चौराहा मूल बिंदु है वो रेलवे स्टेशन की स्थिति बता रहा है। जो चौराहा है वो ये बता रहा है कि रेलवे स्टेशन यहाँ से कितना दूर है, जो चौराहा है उससे कितना दूर है। तो उसकी स्थिति बताने के लिए हम किसकी आवश्यकता पड़ी, चौराहे की। जो चौराहा किस तरह से काम करेगा, एक मूल बिंदु के तरह काम करेगा। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। तो चाल आप समझ ही गए कि गति क्या होती है और मूल बिंदु क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्या, दूरी किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है। किसी समय अंतराल में, यानी कि जैसे समय अंतराल है 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर कोई वस्तु अगर 10 मीटर चल रही है, तो ये जो 10 मीटर वो वस्तु चल रही है, ये क्या हुई, उसकी दूरी। यानी कि एक समय अंतराल के अंदर उस वस्तु द्वारा जो मार्ग की लंबाई तय की जाती है, जितना मार्ग वो चलता है एक समय अंतराल के अंदर, उसको ही हम क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। उस मार्ग की लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, दूरी। तो कैसे परिभाषित करेंगे, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की जो लंबाई होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, दूरी। एक निश्चित समय अंतराल के अंदर किसी वस्तु द्वारा जो मार्ग की लंबाई तय की जाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, दूरी। विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति। दो चीजें इसके अंदर, एक तो है प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, और एक है अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। इन दोनों के मध्य कितनी दूरी है, वो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के अंदर वो न्यूनतम दूरी जो किसी वस्तु द्वारा तय की जाती है उसको हम बोलते हैं विस्थापन। किसी भी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है, जो वस्तु द्वारा तय की गई है, न्यूनतम होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं विस्थापन। जैसे ये कोई किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है, ये यहां से चल के यहां पे गया, फिर यहां पर गया। अब बात करें इसकी दूरी कितनी है। जैसे मान लेते हैं ये तो है 4 मीटर और ये है 5 मीटर, ठीक है। तो अगर इसकी दूरी की बात करेंगे, इस वाले की बात करेंगे, तो कितना मार्ग इन्होंने टोटल तय किया, तो 5 + 4 यानी कि 9 मीटर ये टोटल मार्ग की लंबाई तय की। लेकिन अगर विस्थापन की बात करेंगे तो प्रारंभिक स्थिति ये वाली, अंतिम स्थिति ये वाली, इनके मध्य न्यूनतम दूरी
न्यूनतम दूरी, इसको मिलाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगी, न्यूनतम दूरी। ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति, इनको अगर मिला देंगे तो जो न्यूनतम दूरी होगी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं उसको, विस्थापन। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम जो दूरी होती है, जो किसी भी वस्तु द्वारा तय की जाती है, उसको बोलते हैं विस्थापन। और दूरी जो यहाँ पर ये वाला जो दूरी की बात की, वो ये जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ तक कितना इन्होंने मार्ग तय किया, ये 4 मीटर फिर 5 मीटर, यानी कि 9 मीटर टोटल इन्होंने तय किया। तो ये तो हो गई दूरी। और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं विस्थापन। फिर बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, परिमाण की। परिमाण क्या होता है, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को इसका परिमाण कहा जाता है। जो संख्यात्मक जो मान होता है, जैसे हमने अब अगर हम दूरी की बात करेंगे, अगर हम जो कोई भी वस्तु अगर शुरू होती है और फिर अपने अंतिम छोर पर पहुंचती है तो उसने कहां तक कितनी दूरी तय की, तो उसको हम संख्या के मान में प्रदर्शित करते हैं। जैसे 5 मीटर प्लस 4 मीटर, तो ये क्या हो गई, 9 मीटर। तो हमने इसकी जो दूरी है जो इसने तय की है, उसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने एक संख्यात्मक मान के अंदर प्रदर्शित कर दिया। तो ये जो दूरी का क्या हो गया, ये हो गया परिमाण। जैसे किसी वस्तु का वजन जैसे जो होता है वो 5 किलोग्राम है, तो हमने उसका जो वजन है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने कर दिया एक संख्यात्मक मान के अंदर प्रदर्शित कर दिया। तो ये क्या है, ये संख्यात्मक मान है, इसको क्या बोलते हैं, परिमाण। अगर कोई भी आपसे पूछे कि इसका परिमाण क्या है, तो आप उसको संख्यात्मक मान के अंदर बता देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका परिमाण हो जाएगा। फिर अगला जो टॉपिक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है सदिश और अदिश राशि। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सदिश और अदिश राशि। देखिए इसके अंदर नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक तो है सदिश और एक है अदिश। सदिश के अंदर यानी कि सदिश यानी कि दिशा के साथ, यानी कि इसके अंदर दिशा दी गई होगी और इसके अंदर दिशा नहीं होगी, ये दिशाहीन होगा। नाम से स्पष्ट होता है, सदिश यानी कि दिशा के साथ और अदिश यानी कि दिशा रहित। अब लेकिन इनके अंदर परिभाषा करेंगे, अगर हम इनको परिभाषित करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, वह भौतिक राशि जिसके परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। यानी कि वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा और उनका परिमाण दोनों आवश्यक होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सदिश राशियां। तो सदिश राशियों के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, सदिश के अंदर क्या क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, एक तो उसका परिमाण और एक उसकी दिशा। तब जाकर उन राशियों को हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, जैसे बल, संवेग, विस्थापन, वेग, ये भार और विद्युत आवेश ये नहीं होते। वेग, बल, संवेग और विस्थापन ये होते हैं। अब सर कैसे, वो देखिए। जैसे बल जो होता है, जैसे मान लेते हैं बल, मैं बोलूं किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। अब ये 5 न्यूटन जो मैं बता रहा हूं, ये तो हो गया परिमाण कि कितना बल लग रहा है उस वस्तु पर, तो ये तो हो गया उसका परिमाण। लेकिन उस वस्तु पर जो बल लग रहा है 5 न्यूटन का, वो इस दिशा में लग रहा है या इस दिशा के अंदर लग रहा है या इस दिशा के अंदर लग रहा है, न्यूटन है, या फिर इस दिशा के अंदर। ये चीज अगर हम जब तक नहीं बताएंगे तो हम बता ही नहीं सकते कि किसी भी वस्तु पर अगर 5 न्यूटन का बल लग रहा है वो किस दिशा के अंदर लग रहा है।
तो इस प्रकार की राशियों को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं बोलूंगा 5 न्यूटन बल, तो इसके साथ ये भी बोलूंगा कि पश्चिम में, पूर्व में, इस प्रकार से, यानी कि उसके अंदर दिशा भी दी गई होगी। अगर इस वस्तु पर 5 न्यूटन बल इस दिशा के अंदर लग रहा है, तो मैंने क्या क्या बताया, एक तो उसका परिमाण कि वो बल जो है वो कितना है जो लग रहा है, एक उसकी दिशा कि भाई इस दिशा के अंदर लग रहा है। तो दिशा और परिमाण दोनों हमने यहां पर बता दिए। तो इस प्रकार से जो राशियां होती हैं वो क्या होती हैं, सदिश राशियां होती है। फिर आता है अदिश राशियां। अदिश का मतलब मैंने आपको यहां पे अर्थ तो बता दिया कि अदिश का मतलब दिशा नहीं होगी। तो होगा क्या इसके अंदर, इसके अंदर केवल परिमाण होगा, यानी कि ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे भार, समय, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, दूरी, ताप, घनत्व। जैसे ताप है, मान लेते हैं ताप, जैसे ताप मैंने मान लिया कि 60 केल्विन बता दिया, लेकिन इसके अंदर ये बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी है कि भाई 60 केल्विन हमने ताप यहां पर बता दिया, लेकिन इसके साथ इसकी आवश्यकता थोड़ी पड़ रही है कि वो जो ताप है वो किस दिशा के अंदर है, ऐसा तो जरूरत नहीं पड़ रही ना। जैसे भार, किसी भी वस्तु का भार बता रहे हैं, मान लेते हैं कि 50 किलो है, क्या कभी हमने ये बताया कि 50 किलो किस दिशा के अंदर है? क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये इस प्रकार की जो राशियां होती हैं वो होती है अदिश प्रकार की राशियां, जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां। और ये हो गए इसके उदाहरण। फिर बात करते हैं कि सरल रेखीय गति क्या होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि सरल रेखीय गति क्या होती है। नाम से स्पष्ट है, सरल रेखीय गति, यानी कि इसके अंदर जो गति होगी वो कैसी होगी, सरल रेखा के अंदर होगी, सरल रेखा के अंदर होगी। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा। जैसे ये कोई रेखा है, यानी मान लेते हैं कोई रोड है, कोई सड़क है, इसके अंदर अगर कोई कार चल रही है तो एक सीधी रोड पे चल रही है, तो यानी कि एक सरल रेखा के अंदर वो कार चल रही है। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो कैसी होगी, सरल रेखीय गति। तो आप परिभाषा समझ ही गए होंगे कि किसी भी वस्तु द्वारा अगर रेखीय पथ पर गति की जाती है तो उसको हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी कि एक सरल रेखा के अंदर अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसको हम बोलेंगे सरल रेखीय गति। फिर बात आती है दूरी और विस्थापन का उपयोग। यानी हमने बात कर ली कि दूरी क्या होती है, किसी भी वस्तु द्वारा कुल तय की गई जो मार्ग की लंबाई होती है। जैसे यहाँ पे 50 मीटर और यहाँ पर 60 मीटर, तो जो टोटल मार्ग की लंबाई हमने कितनी तय की, ये हो गई क्या हो गई, दूरी। और विस्थापन क्या हो गया, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है, अगर हम उनको मिलाएंगे तो जो न्यूनतम दूरी निकल के आएगी उसको अगर हम बोलें तो वो होगा विस्थापन। विस्थापन में एक बात और याद रखना, अगर कोई वस्तु जहां से शुरू होती है घूम फिरकर चारों तरफ घूम फिरकर वहीं पर आ जाती है तो उसका विस्थापन क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही है, यानी कि उनके अगर मध्य की न्यूनतम दूरी निकालेंगे तो वो आएगी 0। तो विस्थापन में ये बात भी ध्यान रखना। अब इनके उपयोग की बात करते हैं कि दूरी और विस्थापन का उपयोग। दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए की जाती है। जो वस्तु की जो गति होती है उसकी पूरी जानकारी के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, दूरी और विस्थापन की। दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में सहायता की जाती है। अगर कोई वस्तु की प्रारंभिक स्थिति दे रखी है तो और उसकी दूरी वगैरह दे रखी है, उसकी जानकारी दे रखी है, जैसे दूरी और उसका विस्थापन सब कुछ दे रखा है, तो हम उसकी अंतिम स्थिति बता सकते हैं। जैसे कोई वस्तु ये है, वो 50 मीटर एक सरल रेखा के अंदर गति करती है, तो यहाँ पे अगर उसकी स्थिति A है तो इसकी जो अंतिम स्थिति होगी वो 50 मीटर दूर यहाँ पर होगी। हम इसकी जानकारी भी बता सकते हैं।
जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ये तो हमने बात कर ही ली कि अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा के अंदर गति कर रहा है, सरल रेखा के अंदर अगर उस गति कर रहा है